सो गाइस, लास्ट पार्ट में हमने 9th प्रॉपर्टी तक प्रॉपर्टीज प्रूफ की थी कम्यूटेटर की। अब 9th प्रॉपर्टी दैट इज़, अगर आपका कम्यूटेटर ब्रैकेट सोल्व करें हम एंड बी ऑपरेटर जो है वो nth पावर में हो, तो उसका रिजल्ट ए कम्यूटेटर बी के टर्म्स में क्या आएगा, तो उसे हम प्रूफ करेंगे। नाउ इसके लिए भी हम सेम कम्यूटेटर ब्रैकेट्स की डेफिनेशन यूज करेंगे एंड डेफिनेशन का यूज़ करके ही हम इसे प्रूफ कर देंगे। सो अगर हम फोर्थ प्रॉपर्टी का यूज़ करें, ओके, तो फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी वो ए बी सी इसमें प्रोडक्ट वाली थी, वो थी। आप लास्ट वीडियो एक बार देख के समझ सकते हो, जिसमें ए बी एंड सी ये मैं लिख दे रहा हूँ, दैट इज़ द फोर्थ प्रॉपर्टी, और इसका यूज़ करके हम प्रूफ करेंगे। आफ्टर दैट ए बी सी प्लस बी ए सी, ओके। सो अगर हम इस प्रॉपर्टी में सी की प्लेस पे बी पुट कर दें, तो इससे हमें ए बी स्क्वायर मिल जाएगा, ओके। सो एक तरह से हमें ए बी स्क्वायर मीन्स हमें एन की वैल्यू 2 के लिए हम 9th प्रॉपर्टी प्रूफ कर रहे हैं, ओके। सो हमने फोर्थ प्रॉपर्टी में सिर्फ सी की प्लेस पे बी पुट कर दिया और वो इस तरह से टर्न हो गई, ओके। नाउ कम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ ए बी स्क्वायर बिकम्स कम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ ए बी प्लस बी ऑपरेटेड ओवर ए बी। अब ये हमने n की वैल्यू 2 के लिए सोल्व किया है। इसी तरह से हम जर्नल के लिए पहले n की वैल्यू 2 के लिए कर लेंगे, फिर 3 के लिए कर लेंगे, है ना। तो इस तरह से हमें जर्नल प्रूफ हो जाएगा, ओके। सो अब ये आपका, अगर हम ये देखें तो ये आपका ट्वाइस हो गया, है ना। ए बी अगर सेम ही वैल्यू आपकी ऑपरेट हो रही है और सेम ही ऑपरेटर्स हैं, है ना, तो उन्हें हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो अगर मैं इसे सोल्व करके लिखूं तो ए बी स्क्वायर दैट इज, अब वो ट्वाइस हो गया था, है ना, तो बी ए बी और सेम ही था दोनों टर्म्स, है ना। लास्ट इक्वेशन के दोनों टर्म्स सेम ही थे, तो ट्वाइस लिख दूं, है ना। आफ्टर दैट ये n की वैल्यू 2 के लिए हो गया। आफ्टर दैट अगर मैं n की वैल्यू 3 के लिए निकालूं, या फिर मैं इसी प्रॉपर्टी का दोबारा यूज़ करूं, यूज़ दिस प्रॉपर्टी अगेन, है ना, यानी कि फोर्थ प्रॉपर्टी का हम दोबारा से यूज़ करेंगे, और फोर्थ प्रॉपर्टी का दोबारा से यूज़ करके हम n की वैल्यू 2 के लिए, ये प्रूफ हो चुका है, अब इसे n की वैल्यू 3 के लिए फाइंड आउट कर लेंगे, है ना। सो नाउ अगर हम c की प्लेस पे फोर्थ प्रॉपर्टी में बी स्क्वायर पुट कर दें, है ना, तो हमें एक आइडिया है कि उससे क्या होगा। बी स्क्वायर पुट करेंगे सी की प्लेस पे तो बी क्यूब आ जाएगा, है ना, ऑपरेटर जो है वो उसका क्यूब आ जाएगा। तो इट मीन्स अगर मैं बी स्क्वायर पुट करता हूँ, तो इट मीन्स ये मैं पहले आपको फोर्थ प्रॉपर्टी दोबारा लिख दे रहा हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो कि फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है ना। ये ए बी सी तीन ऑपरेटर्स के साथ ये एक प्रॉपर्टी है जिसमें बी सी ऑपरेटर्स प्रोडक्ट हो रहे हैं, और उसके बाद आप कम्यूटेटर ब्रैकेट सोल्व कर रहे हो ए के साथ। अगर मैं सी की प्लेस पे अब की बारी बी की जगह बी स्क्वायर पुट कर दूं, है ना, पिछली बारी हमने क्या है बी रखा था सी ऑपरेटर को, अब की बारी क्या है सी ऑपरेटर को हम बी स्क्वायर रख रहे हैं, ओके। सो सी ऑपरेटर इज नथिंग बट नाउ इट इज बी स्क्वायर, ओके, बी स्क्वायर, ओके। सो बी स्क्वायर पुट करने पे हमारा क्या हो गया, सी की प्लेस पे बस बी स्क्वायर रख दो इस इक्वेशन में, तो ये बी क्यूब हो जाएगा। ए
कम्यूटेटर ब्रैकेट विद बी क्यूब इक्वल्स टू सी की प्लेस पे क्या है, बस बी स्क्वायर रख दो, ए बी और बी स्क्वायर प्लस बी ए और बी स्क्वायर। अब ये ए कम्यूटेटर ब्रैकेट विद बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें फर्स्ट ये जो अबाउ इक्वेशन है उससे पता है ना। अगर कम्यूटेटर ब्रैकेट को सोल्व करेंगे ए को बी स्क्वायर के साथ तो उसका आंसर 2b और कम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ ए बी आएगा, और ये वैल्यू हम सेकंड वाले में यूज़ कर लेंगे, है ना। और इस वैल्यू को यूज़ करते हुए हम सोल्व करें अगर, तो व्हाट वी विल गेट, चलिए देखते हैं, है ना। तो कम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ ए बी क्यूब इक्वल्स टू ए बी, ओके। मतलब एक्चुअल में हम वैल्यू तो किसकी रख रहे हैं, बस ये जो वैल्यू है इसमें जो ए बी स्क्वायर जो हमने सोल्व किया था एन की वैल्यू 2 पुट करके, उसकी वैल्यू एन की वैल्यू 3 वाले में रख दे रहे हैं, है ना। एन की वैल्यू 3 वाले के लिए एन की वैल्यू जो 2 के लिए निकाला था वो रखना पड़ेगा, और इसी तरह से आपकी जनरल फॉर्मूला आएगा, है ना। तो इसी आइडिया का यूज़ कर रहे हैं हम, ओके। तो अगर मैं बी क्यूब के लिए सोल्व करूं तो क्या है, बी स्क्वायर वाले की वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो बी स्क्वायर ए बी प्लस ये बी ऑपरेटर, और ये आपका जो है इसकी वैल्यू, ये जो ये कम्यूटेटर ब्रैकेट है ए बी स्क्वायर वाला, इसकी ब्रैकेट वैल्यू क्या है हमें पता है, 2b ए बी, तो यानी कि b 2 टाइम्स आया तो बी स्क्वायर हो गया, है ना। नाउ अब बी स्क्वायर 2b स्क्वायर और बी स्क्वायर दैट इज 3b स्क्वायर, कम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ ए बी, ओके। तो अगर आप 3 को n मान लें तो इस तरह से हमें जनरल फॉर्मूला क्या मिल गया। सो सिमिलरली हम n के लिए भी प्रूफ कर सकते हैं, है ना। अप टू अगर करेंगे तो वी विल गेट नथिंग बट ए जनरल फॉर्मूला फॉर c की वैल्यू अगर हम bn-1 रखेंगे तो हमें a bn के टर्म्स में एक जनरल फॉर्मूला मिल जाएगा, दैट इज नथिंग बट n bn-1 और कम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ ए बी, ओके। तो दैट इज द प्रूफ। इससे इस आइडिया से हमें समझ में आता है कि नाइन्थ प्रॉपर्टी कैसे आपकी वर्क कर रही है, कैसे होल्ड होती है ट्रू, ओके, फॉर कम्यूटेटर ब्रैकेट्स, ओके। तो ये प्रूफ हो गया आपका। अब चलो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। तो दैट इज अगर a की पावर अब की बारी n हो, है ना, पिछली बारी b की पावर थी, और तब आपका ये प्रॉपर्टी जो है वो n इंटू ए की पावर n-1 a कम्यूटेटर ब्रैकेट विद b ये हो जाएगा, ओके। गाइस अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए प्लीज़, और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिन्हें कम्यूटेटर वगैरह पढ़ना है, क्वांटम पढ़ना है ना, ओके। सो नाउ इसे भी हम या तो हम इसे नाइन्थ प्रॉपर्टी यूज़ करके प्रूफ कर ले, या फिर हम इसे फोर्थ प्रॉपर्टी यूज़ करके प्रूफ कर ले, वो हमारी मर्जी है ना। क्योंकि नाइन्थ प्रॉपर्टी अब हम प्रूफ कर चुके हैं तो हम उसका यूज करके इसे प्रूफ कर सकते हैं, है ना। और फोर्थ प्रॉपर्टी का यूज़ करके भी हम इसे प्रूफ कर सकते हैं, सो दैट इज़ अवर चॉइस नाउ। तो अगर हम नाइन्थ प्रॉपर्टी का यूज़ करके इसे प्रूफ करें तो नाइन्थ प्रॉपर्टी क्या थी कि ए कम्यूटेटर ब्रैकेट विद बी रेज टू द पावर n इक्वल्स टू n bn-1 कम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ ए बी। अब अगर हम a को b से रिप्लेस कर दें, और b को a से रिप्लेस कर दें, है ना, दोनों की वैल्यू इंटरचेंज कर दें, तो इसका मतलब अगर हम नाइन्थ प्रॉपर्टी की वैल्यू देखें तो वो क्या बन जाएगी, b कम्यूटेटर ब्रैकेट विद a रेज टू द पावर n इक्वल्स टू n a रेज टू द पावर n-1 b a, ओके। तो ये वैल्यू आ गई आपकी। और हमने एक और प्रॉपर्टी आपकी पहले पढ़ी हुई है कि ए बी आपका बी ए का जस्ट नेगेटिव होता है, ठीक है, और उसी प्रॉपर्टी का हम यूज़ करने वाले हैं।
ये है फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी कम्यूटेटर ब्रैकेट की, जो कि लास्ट वीडियो में थी आई थिंक, या फिर उससे पहली वीडियो में थी, कि आपकी अगर ए बी का कम्यूटेटर ब्रैकेट निकालेंगे तो वो नेगेटिव आएगा बी ए का, है ना। अगर आप इनकी प्लेस चेंज करोगे तो उससे निगेशन साइन आएगा। ओके, तो इट मीन्स बी ए रेज टू द पावर एन को हम माइनस ऑफ ए एन रेज टू द पावर बी कर सकते, ओ ए एन और बी ऑपरेटर कर सकते हैं। तो इसमें सिर्फ नेगेटिव साइन का चेंज आएगा। ओके, इसी तरह से आपका बी ए जो है वो नेगेटिव ऑफ ए बी के इक्वल होगा, है ना, ए बी ऑपरेटर के कम्यूटेटर ब्रैकेट के इक्वल। ओके, तो अगर इन दोनों वैल्यूज़ को रिप्लेस कर दिया जाए लास्ट इक्वेशन में जो मैंने अभी रफ की है, तो अगर इन दोनों वैल्यू को हम पुट कर दें इन, ओके, तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, उससे हमें 10th प्रॉपर्टी हमारी मिल जाएगी। ओके, तो ये लास्ट इक्वेशन में जो मैंने रफ की थी उसमें पुट करनी है वैल्यू ऑफ ये सेकंड इक्वेशन मान लो, इसे थर्ड इक्वेशन मान लो, तो सेकंड और थर्ड इक्वेशन की वैल्यू को पुट करना है हमें, तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें अपना 10th प्रॉपर्टी यानी कि फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, तो इसमें बस आपका नेगेटिव साइन आएगा बोथ साइड, तो अब हम क्या कर लेंगे, बोथ साइड नेगेटिव है तो उसे कैंसिल आउट कर देंगे, है ना। तो बोथ साइड नेगेटिव है उसे कैंसिल आउट कर देंगे। ओके, तो ये अब हमारा 10th प्रॉपर्टी का प्रूफ हो गया। ओके, और यहाँ पे ए रेज़ टू द पावर एन आना था, है ना, तो वो आई थिंक रह गया लास्ट में, ये जो मैंने येलो कलर से लिखा है इसमें रह गया, तो ये लगा लेंगे, है ना। तो ये 10th प्रॉपर्टी हो गई आपकी प्रूव्ड, है ना। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी अभी एक रिकेप देख लेते हैं जिसमें मतलब आपकी सारी प्रॉपर्टीज एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी आपकी कि अगर हम इसमें जो ऑपरेटर्स हैं उनकी प्लेस चेंज करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगी वैल्यू, ए बी जो है उसका कम्यूटेटर ब्रैकेट माइनस ऑफ बी ए होगा। सेकंड आपकी प्रॉपर्टी थी कि अगर ए का कम्यूटेटर ब्रैकेट निकालेंगे बहुत सारे ऑपरेटर्स के सम्स के साथ, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इस तरह से डॉट डॉट डॉट, यानी कि बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, तो उन्हें अलग अलग ऑपरेटर के साथ ए का कम्यूटेटर ब्रैकेट निकाल के उसका सम भी कर सकते हैं, है ना। या तो पहले सम करके कम्यूटेटर ब्रैकेट निकाल लो, या फिर कम्यूटेटर ब्रैकेट निकालने के बाद सम कर लो, तो सेम ही वैल्यू देगा, है ना। और थर्ड है आपकी कि अगर हम कम्यूटेटर ब्रैकेट का डैगर लगाएंगे, उस पर ऑपरेट कराएंगे, तो डैगर लगाने के बाद या तो डैगर लगा के आप कम्यूटेटर ब्रैकेट निकाल लो, या कम्यूटेटर ब्रैकेट निकाल के डैगर लगा लो, वैल्यू सेम ही आएगी, बट आपको एक काम करना पड़ेगा, ए और बी को अपनी प्लेस पे रिप्लेस करना पड़ेगा, है ना। और फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी प्रोडक्ट की, जिसमें हम कम्यूटेटर ब्रैकेट निकाल रहे हैं ए का बी सी के प्रोडक्ट ऑपरेटर्स के प्रोडक्ट के साथ। ओके, तो वो आपका ए बी का कम्यूटेटर ब्रैकेट विद सी प्लस इस तरह से आएगा। ओके, तो ये आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी है। इसमें आपका क्या है, ए का हम कम्यूटेटर ब्रैकेट निकाल रहे हैं विद बी सी के कम्यूटेटर ब्रैकेट के साथ, और उसे ऐड कर रहे हैं बी का कम्यूटेटर ब्रैकेट निकाल रहे हैं सी ए के कम्यूटेटर ब्रैकेट के साथ, और सी का कम्यूटेटर ब्रैकेट निकाल रहे हैं ए बी के कम्यूटेटर ब्रैकेट के साथ। ओके, और इन सब का सम जो है वो आपका जीरो आएगा। ओके, यही हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी थी, जिसका प्रूफ हम लास्ट वीडियो में देख भी चुके हैं। ओके, सो अब हमारी सिक्स प्रॉपर्टी थी कि अगर आप एक ए ऑपरेटर लो और उसे वो जो ए ऑपरेटर जो है वो अपने फंक्शन के साथ कम्यूट करेगा हमेशा। ओके, और दो फंक्शंस जो है वो आपके कम्यूट करेंगे अगर वो सेम ही ऑपरेटर के हो, है ना। मतलब आपका एक्चुअल में ए जो है वो सेम ही ऑपरेटर है, तो और ए बी जो है वो डिफरेंट ऑपरेटर है, तो उनके फंक्शन का कम्यूटेटर ब्रैकेट तभी जीरो आएगा अगर उन दोनों ऑपरेटर्स का भी कम्यूटेटर ब्रैकेट जीरो हो। या फिर हम ये कह सकते हैं कि उन ऑपरेटर्स का कम्यूटेटर ब्रैकेट तभी
जीरो आएगा जब उन ऑपरेटर्स का फंक्शन का कम्यूटेटर ब्रैकेट जीरो हो। ओके, और नाइन्थ है हमारी कि ए और बी का कम्यूटेटर ब्रैकेट बी रेज टू द पावर एन का कम्यूटेटर ब्रैकेट जो है एन बी एन माइनस वन होता है, दैट इज और ए बी का कम्यूटेटर है ना। टेंथ है आपका अगर ए ऑपरेटर का रेज टू द पावर एन हो और उसे उसका कम्यूटेटर ब्रैकेट निकाले बी के साथ, तो वो ए एन रेज टू द पावर एन माइनस वन ए रेज टू द पावर एन माइनस वन ए बी आता है। ओके, अब हम चलते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के साथ, है ना। हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का टाइम डिपेंडेंट पार्ट भी सोल्व करेंगे और टाइम इंडिपेंडेंट पार्ट भी सोल्व करेंगे, है ना। तो ये आप लास्ट वीडियोस अगर आपने देखी होगी तो आपको पता होगा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है ना। अगर आपका एक पार्टिकल जिसका मास m है और वो x डायरेक्शन में मूव कर रहा है x एक्सिस में, है ना, और जिसकी पोटेंशियल जो है वो v ऑफ x है और ये पार्टिकल जो है इसका मास m है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। एंड इसी के साथ साथ अगर हम इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम इक्वेशन देखें, दैट इज टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन देखें, है ना, दैट इज हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम करके टोटल एनर्जी लिखेंगे। और काइनेटिक एनर्जी इज पी स्क्वायर बाय टू एम, पी इज द मोमेंटम और वी ऑफ एक्स इज पोटेंशियल एनर्जी। नाउ हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को दूसरे टर्म्स में भी लिख सकते हैं, हैमिल्टोनियन के टर्म में। हैमिल्टोनियन इज नथिंग बट द एनर्जी ऑपरेटर दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एच। जो एच से रिप्रेजेंट किया है वो आपका हैमिल्टोनियन है, एनर्जी ऑपरेटर है, और वो जब साई पे एक्ट करेगा तो वो एनर्जी का आइगन वैल्यूज़ देगा, और क्योंकि वो आपका आइगन फंक्शन है तो वो वापस रिपीट होगा। तो अब अगर मैं आपकी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखूँ तो वो ये है, इसमें फर्स्ट पार्ट आपका काइनेटिक एनर्जी वाले पार्ट को शो कर रहा है, सेकंड पार्ट पोटेंशियल एनर्जी वाले पार्ट को, और इस साइड आपका एनर्जी ऑपरेटर। ओके, नाउ अब अगर इसका सॉल्यूशन निकालें हम तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन सोल्व करने के वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज करेंगे इक्वेशन सोल्व करने के लिए। ओके, सो टाइम डिपेंडेंट अगर हम सॉल्यूशन निकालें और वो भी वन डायमेंशन में सोल्व करेंगे ओनली हम, है ना। तो श्रोडिंगर इक्वेशन दैट इज ओके, तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड के अकॉर्डिंग हम मान सकते हैं कि आपका वेव फंक्शन जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स और टी है, और एक्स को अलग फंक्शन लो और टी को अलग फंक्शन लो और उनका प्रोडक्ट है ना। मतलब दो ऐसे फंक्शंस हो गए जो ओनली, एक तो होगा जो ओनली एक्स डिपेंडेंट हो, एक होगा जो ओनली टाइम डिपेंडेंट हो, और उनका प्रोडक्ट आपका वेव फंक्शन होगा। क्योंकि आपका वेव फंक्शन जो है वो हमने 1D में असाइन किया है, मतलब वन डायमेंशनल है, क्योंकि वन डायमेंशन में आपका पार्टिकल का मोशन कंसिडर किया था हमने, है ना, एक्स एक्सिस में ही। तो इट मीन्स देयरफॉर इट विल, तो अब ये जो वैल्यू हमने साई ऑफ एक्स ऑफ टी एक्स फाई ऑफ एक्स और टी कंसिडर की है, इसे हम इक्वेशन में पुट कर देंगे और एक्स फंक्शन और टी फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमने पुट कर दी वैल्यू। तो इसमें से क्योंकि आपका टी फंक्शन जो है वो एक्स से इंडिपेंडेंट है, तो इट मीन्स वो डेरिवेटिव से बाहर आ सकता है, और वी ऑफ एक्स के साथ तो आपका टी भी है और एक्स भी है, दोनों ही पार्ट है ना, क्योंकि आपका साई था, तो इट मीन्स दोनों लिख दिए। आफ्टर दैट अब यहाँ पे आपका एक्स वाला पार्ट बाहर आएगा, बिकॉज वो आपका टाइम इंडिपेंडेंट है, टाइम पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए टाइम के साथ उसका डेरिवेटिव नहीं लिया जाएगा, टाइम के साथ वो कांस्टेंट बिहेव करेगा, तो वो बाहर आ गया डेरिवेटिव से। ओके, अब इसके बाद अगर हम इस पूरी इक्वेशन को RHS को भी और LHS को भी, पूरी की पूरी इक्वेशन को अगर हम
साई ऑफ एक्स ऑफ टी से साई ऑफ एक्स और टी से डिवाइड कर दें, मतलब साई से डिवाइड कर दें, जो कि दैट इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी बोथ। तो यानी कि उससे डिवाइड करने का मतलब है कि हम एक्स फंक्शन से और टी फंक्शन से दोनों से डिवाइड कर रहे हैं, है ना, क्योंकि एक्स फंक्शन और टी फंक्शन का प्रोडक्ट ही तो साई है, जो कि हमने स्टार्टिंग में कंसिडर किया था, है ना। तो इट मीन्स हम इन एक्स और टी के प्रोडक्ट से इस पूरी इक्वेशन के आर एच एस और एल एच एस दोनों को डिवाइड कर रहे हैं। ओके, अब हम डिवाइड करते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे आपका टी बाहर था तो कैंसिल आउट हो गया और एक्स बचा, है ना, और डेरिवेटिव पार्ट में भी ओनली एक्स बचा, है ना। अब मैंने पार्शियल डेरिवेटिव को कंप्लीट डेरिवेटिव लिख दिया, बिकॉज एक्स इज ओनली द फंक्शन ऑफ एक्स, है ना। एक्स तो कैपिटल एक्स तो आपका स्मॉल एक्स का ही फंक्शन है ओनली, तो हम इसे कंप्लीट डेरिवेटिव लिख सकते हैं। और जो टी है वो भी आपका कैपिटल टी जो है वो भी आपका क्या है, वो भी ओनली टी का फंक्शन है, तो उसे भी कंप्लीट डेरिवेटिव लिख सकते हैं, है ना। और अब आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन का एक साइड एल एच एस साइड ओनली एक्स डिपेंडेंट है और आर एच एस साइड ओनली टी डिपेंडेंट है। तो इट मीन्स ऐसा तभी हो सकता है जब आपका ये दोनों ही सेम कॉन्स्टेंट के इक्वल हो, है ना। तो उस सेम कॉन्स्टेंट को हमने ई कंसिडर कर लिया, दैट इज़ द एनर्जी। और क्योंकि आपका आर एल एच एस फंक्शन ऑफ एक्स है ओनली, और एल एच एस आपका आर एच एस आपका फंक्शन ऑफ टी है ओनली, और एल एच एस आपका फंक्शन ऑफ एक्स है ओनली। ओके, तो राइट हैंड साइड में आपको क्या है, फंक्शन ऑफ टी, और लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। ओके, तो ऐसी कंडीशन आ रही है, इसी वजह से हमने इन दोनों को एक सेम कॉन्स्टेंट के इक्वल असाइन किया है, दैट इज एनर्जी। ओके, सो नाउ अब हम इस वैल्यू को ले चलते हैं। तो हम एक बार ही आपका एल एच एस सोल्व करेंगे, एक बार ही आपका आर एच एस सोल्व करेंगे। ओके, सो ये जो आपका आर एच एस वाला पार्ट है, टाइम डिपेंडेंट पार्ट, इसे हम अगर ई के इक्वल लिखें और इसे सोल्व करें तो हम क्या करेंगे, जो टी है वो एक साइड रखेंगे और जो स्मॉल टी है वो एक साइड चला जाएगा, है ना। तो स्मॉल टी को एनर्जी की साइड ले जा रहे हैं और कैपिटल टी को क्या है, कैपिटल टी को इस साइड रहने देते हैं, है ना। तो कैपिटल टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे और स्मॉल टी को नेक्स्ट दूसरी साइड ले गए और इंटीग्रेट कर दिया बोथ साइड, है ना। तो बोथ साइड इंटीग्रेशन लगाने पे आपका ये तो आपका एल एन हो गया, है ना, दिस बिकम्स एल एन, और एल एन ऑफ टी। और ये आपका क्या है, इसमें इसमें तो टी टाइम था ही नहीं, तो इट मीन्स आपका ये टाइम दे देगा, है ना। बट एक चीज़ और होगी आपकी कि आयोटा 1/आयोटा इज नथिंग बट माइनस आयोटा, है ना। तो आयोटा को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो इट विल बिकम्स माइनस आयोटा। ओके, और डी टी को इंटीग्रेट करेंगे तो इट विल बी टी, क्योंकि ई भी आपका कॉन्स्टेंट है, एच कट कॉन्स्टेंट है, आयोटा कॉन्स्टेंट है। तो अगर हम इसे एक्सपोनेंशियल लगा दें, बोथ साइड अप्लाई कर दें, तो हमें क्या मिलेगा, हमें टी फंक्शन मिल जाएगा, दैट इज सी इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा ई बाय एच क्रॉस। ओके, तो ये टी की वैल्यू आ गई, दैट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय ए कॉन्स्टेंट। ओके, नाउ अब चलते हैं अपने दूसरे पार्ट की तरफ। ओके, तो हमारा टाइम डिपेंडेंट पार्ट क्या आ गया, सी इंटू ई माइनस आयोटा ई अपॉन एच कट इंटू टी, ये आपका टाइम डिपेंडेंट पार्ट आ गया, है ना। अब टाइम डिपेंडेंट पार्ट, अब इसके बाद हम क्या है टाइम इंडिपेंडेंट पार्ट की तरफ चलते हैं, है ना। तो टाइम इंडिपेंडेंट पार्ट कौन सा है, जो आपका एल एच एस में था, जिसमें आपका टाइम था ही नहीं, है ना। यानी कि माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m 1/x dx डी
सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद डी एक्स स्क्वायर प्लस वी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई। ओके, ई इज द कांस्टेंट जो आपका दोनों इक्वेशन के दोनों साइड के इक्वल था, है ना, दैट इज एनर्जी इन द क्वांटम मैकेनिक्स, है ना। अब आपका इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए क्या है, हम थोड़ा सा पहले इसे सोल्व कर लेंगे। v को LHS से RHS में ले जाएंगे तो v माइनस वी हो जाएगा, और ये जो आपका माइनस एच का टी स्क्वायर अपॉन 2m है, इसे उस साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 2m अपॉन एच का टी स्क्वायर हो जाएगा। और फिर वापस से इधर लाएंगे x के साथ प्रोडक्ट करके, तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी कि सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ x, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल X विद रेस्पेक्ट टू स्मॉल x इज नथिंग बट प्लस 2m बाई एच का टी स्क्वायर ई माइनस वी इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये हमने कुछ नहीं किया, बस रीअरेंज किए हैं पार्ट्स, आप आसानी से ये सोल्व कर लोगे, है ना। और आफ्टर दैट हमने क्या किया है, आफ्टर दैट ये आपकी अब सेकंड डेरिवेटिव की एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। या कोई भी आप आसानी से सोल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, है ना। ये जितना भी पार्ट है इसे सबको, अगर ये पोटेंशियल इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, तब तो ये थोड़ी इक्वेशन डिफिकल्ट है सोल्व करने में। बट अगर ये आपका कांस्टेंट है देन इट इज़ द सिंपलेस्ट इक्वेशन जो आप सोल्व करते हो, है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपका ये जो टाइम इंडिपेंडेंट पार्ट है ये वी ऑफ एक्स के नेचर पे डिपेंड करता है। और अब हम इसके सॉल्यूशन से लिख सकते हैं कि एक्स ऑफ एक्स इंटू ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा ई टी बाय एच कट, है ना, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, है ना, जिसमें कि एक टाइम डिपेंडेंट पार्ट है, एक टाइम इंडिपेंडेंट पार्ट है। ओके, सो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया। और हम कह सकते हैं अगर ये आपके एन स्टेट का सुपर इम्पोजिशन होता तो हम इसे क्या कर सकते थे, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी के अलग अलग स्टेट्स की डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज होगी, तो हम इसे फिर C1 साई ऑफ एक्स टी प्लस C2 साई टू ऑफ एक्स टी प्लस C3 साई टू थ्री ऑफ एक्स थ्री, इस तरह से करके CN साई ऑफ एन एक्स टी तक कर सकते थे। ठीक है, जैसे कि अगर आप लास्ट वीडियोस देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जो अगर हम पार्टिकल की स्टेट का वेव फंक्शन निकालें तो उसके लिए उसकी सारी स्टेट्स के वेव फंक्शन का सुपर इम्पोजिशन निकालते हैं, मतलब ऐड करते हैं कांस्टेंट मल्टीप्लाइड, है ना। और तो यानी कि समय सम आएगा CN साई साई ऑफ एन का मतलब हुआ कि एक्स एन, और टी ऑफ एन, है ना, टी ऑफ एन का मतलब कि हुआ एक्सपोनेंशियल आयोटा ई ऑफ एन अपॉन एच कट, है ना। और ये आपका जनरल सॉल्यूशन आ गया। ओके, सो और इसमें क्या होता है कि आपका ये आप अगर लास्ट वीडियोस देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये CN जो है इसका मोड स्क्वायर आपको पर्टिकुलर स्टेट के साथ प्रोबेबिलिटी देता है। ओके, चलो अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी की। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी की बात होती है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में, है ना। तो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी आपका प्रोबेबिलिटी बताता है पार्टिकल की, है ना। तो अगर हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की बात करें तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज दिस इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जिसमें कि हमने डाइवर्जेंस लिया है जे का, और दैट इज नथिंग बट द नेगेटिव ऑफ टाइम डेरिवेटिव ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, है ना। और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आपकी क्या है, मोड साई स्क्वायर है, यानी कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मल्टीप्लाइड विद साई, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ साई मल्टीप्लाइड विद साई, है ना। और दैट इज मोड साई स्क्वायर, दैट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, है ना। और जे आपका क्या है, जे का एक्सप्रेशन जो है दैट इज माइनस एच कट अपॉन 2m इंटू साई कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ साई डेल साई माइनस साई इंटू डेल ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ साई,
ओके। अब कंटिन्यूटी इक्वेशन आपने और फिजिक्स के और फील्ड्स में भी देखी होगी, है ना, हाइड्रोडायनेमिक्स वगैरह में, और इलेक्ट्रिसिटी में भी है ना, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में। तो ये आपका शो करता है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कितनी है, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी को। ओके। तो ये आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन यही बताती है कि अगर एक प्लेस पे प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी कम होगी तो उससे दूसरी प्लेस पे प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी बढ़ जाएगी। ओके।